नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर इंडिया न्यूज ने सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल किया है। क्या कहता है इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल? क्या टूटकर मजबूत हुई बीजेपी और शिवसेना? बड़ी बहस इसी बड़े सवाल पर, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। 70% मतदान, हुड्डा का दावा, कांग्रेस तीसरी बार बनाएगी सरकार। सितारों में भी दिखा वोटिंग का जोश। मुंबई में सचिन, रेखा, सलमान और शाहरुख ने डाला वोट, लेकिन आमिर खान रहे नदारद। चुनाव के दिन भी बीजेपी शिवसेना में जुबानी तीर। मोदी पर उद्धव के बयान पर बरसे गडकरी, कहा पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं, जनता देगी शिवसेना को जवाब। और गंगा की सुस्त सफाई पर सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अब तक नहीं दिखा कोई ठोस विजन। मेट्रोमैन श्रीधरन की तरह गंगा के लिए भी चाहिए कोई विशेषज्ञ। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान के बाद ये सवाल मौजूद हो चला है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत 2014 में बिल्कुल जुदा मोड़ पर खड़ी है। इंडिया न्यूज का सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। इंडिया न्यूज ने महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट पर 200 मतदाताओं से उनकी राय पूछी। कुल मिलाकर 57,600 लोगों से बातचीत हुई, जिससे निकले संकेत ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या टूटे गठबंधन से मजबूत हुई बीजेपी और शिवसेना? क्या राज ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गजों की मराठा राजनीति हाशिए पर चली गई? बड़ी बहस इन्हीं बड़े सवालों पर, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के सटीक नतीजे। हम अपने पोल की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही अन्य चैनलों के जो पोल हैं उनका भी विश्लेषण करेंगे। इसके लिए चलते हैं पहले सीधे अनुराग के पास। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। एग्जिट पोल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं और हमने जो सर्वे कराया सबसे पहले उसके नतीजे आपको दिखाएंगे और उसके बाद कुछ और टीवी चैनल्स क्या कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बताएंगे। ये हमारा सर्वे है, आप इसमें देख सकते हैं। कुल 288 महाराष्ट्र की सीटों में से बीजेपी के खाते में 103 सीटें जाती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 88 सीटों पर शिवसेना बाजी मारती हुई नजर आती है। एनसीपी 35 सीटों पर सिमट जाती है और एमएनएस के खाते में केवल 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि हमारे सर्वे के मुताबिक केवल 14 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। 288 सीटों का यह एग्जिट पोल सामने आया है, यह नतीजा सामने आया है। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज की। एबीपी का सर्वे क्या कहता है ये देखिए। एबीपी के सर्वे में तो बीजेपी को 127 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, कांग्रेस 40, 77 शिवसेना को मिलती हुई दिखाई देती है, 34 एनसीपी को, 5 एमएनएस के खाते में जाती हुई और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई। ये एबीपी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है ये उसके आंकड़े हैं। इसके बाद इंडिया टीवी की बात करते हैं। इंडिया टीवी किस तरीके के आंकड़े दिखा रहा है? कमोवेश आप देखेंगे तो एबीपी से मिलते जुलते से बीजेपी को 126 सीटें, 43 सीटें कांग्रेस को यहां मिलती हैं, 58 सीटें शिवसेना को। काफी सीटें कम इंडिया टीवी के सर्वे में शिवसेना की दिखाई गई हैं। एनसीपी को 36, एमएनएस की सीटें आप देखिए बड़ी हुई नजर आती हैं इस सर्वे में। 12 सीटें एमएनएस के खाते में जाती हुई नजर आती हैं और 12 अन्य के खाते में। ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल था। टाइम्स नाउ क्या कह रहा है उसका सर्वे भी देख लीजिए। टाइम्स नाउ 129 बीजेपी के खाते में दिखा रहा है, 43 सीटें कांग्रेस के खाते में, 56 सीटें शिवसेना के खाते में, 36 एनसीपी को मिलती हुई नजर आती हैं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में, 12 एमएनएस के खाते में जाती हुई नजर आती हैं और 12 ही अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। दीपक जी, तो सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि क्या शिवसेना और बीजेपी मजबूत हुई है और राज ठाकरे और शरद पवार कमजोर हुए हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ प्रभु चावला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ एनसीपी के प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी जी जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर का सामना। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कि इन चुनाव परिणामों के बाद तलाक तो हो गया है आपका, आपने तलाक तो कर दिया है, बट आपको लिव इन रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा बीजेपी के साथ। देखिए, एग्जिट पोल पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी है? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो करनी चाहिए। कि मुझे एग्जिट पोल के किसी भी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेना है। नहीं, सुन तो लीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि जो पहला जो ओपिनियन पोल
गैलप का अमेरिका में हुआ था 1936 से लेकर 1948 आते आते उसकी सारी रिजल्ट गलत होने लगे। इंडिया टुडे मार्ग 1980 से लेकर 2004 तक आते थे, औंधे मुंह गिर गया। तो एग्जिट पोल्स में और ओपिनियन पोल्स में बहुत कुछ औंधे मुंह गिरता है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना, राजनीतिक किंतु परंतु पर वक्तव्य करना, और जब आपके टिप्पणी को राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हो, मुझे लगता है कि वो अच्छा कार्य नहीं है। प्रभु, इंडिया टुडे का भी नाम ले लिया इन्होंने। इंडिया टुडे का नाम देखो 1980 में मैं भी शामिल रहा हूँ। कम से कम 25 एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हम लोगों ने कहा। एग्जिट नहीं कराते थे, हम ओपिनियन पोल कराते थे, उन जमाने में नहीं होता था। तो परंतु बहुत सारे ओपिनियन पोल आप देख करके चले, जितने भी उनका एवरेज निकाले, इंडिकेशन ओपिनियन पोल की हमेशा ठीक निकली है। यानी कि इंडिकेशन ये होती है कि फलानी पार्टी हार रही है और फलानी पार्टी जीत रही है। ये हो सकता है कि हमने अगर कहा कि 200 सीटें मिलेंगी, 180 मिली होंगी, परंतु जब हमने 1980 के अंदर सबसे पहले ओपिनियन पोल किया था तो वो एक इंडियन ओपिनियन था जिसने कहा था कि 350 सीटें कांग्रेस को मिलेगी थी और 350 ही मिली थी। 1985 के अंदर जब उन्होंने कहा था कि 400 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, तो 400 ही मिली थी। 1982 में आंध्र में आप उतने ही फेल हुए। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का ओपिनियन पोल स्टेट के मामले में इंडिया टुडे का पोल क्या बाकी स्टेट्स का भी गलत रहा है, परंतु पिछले 2 सालों के अंदर आप देख करके चलें, लगभग हर ओपिनियन पोल ठीक, एग्जिट पोल भी है उसी दिशा के। मेरे को एक बता दीजिए पिछले 2 साल के अंदर कौन सा एग्जिट पोल एकदम गलत निकला? मेरे को नहीं लगता कोई भी गलत निकला हो। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, कई बार परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु दशा जो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ठीक तरह से बताते हैं। और पिछले 2 सालों के अंदर ये हो सकता हो कि किसी एग्जिट पोल ने, जैसे तमिलनाडु में हुआ था, एक एग्जिट पोल का गलती निकली थी, परंतु सीटों ये था कि डीएमके पार्टी बाहर जा रही है और एआईएडीएमके की जीतेगी, ये सबने कहा था, परंतु मार्जिन इतना बड़ा था इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। परंतु आप पिछले देख लीजिए लोकसभा का लगभग उतना निकला, 269 किसी ने कहा, किसी ने 270 कहा, 285 सीटें उसके बाद आई हैं। तो प्रेम शुक्ला जी आप नहीं पार्टिसिपेट कर, दूसरी बात है, परंतु ये बात सच है कि जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाते हैं अधिकांश स्टेट्स में, उसमें प्रभु जी उसमें अधिकांश स्टेट्स में उसमें स्ट्रेट फाइट थी। इसमें जो है जो स्टेट पोल है और पहली बार 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर फाइट है, इसलिए एग्जिट पोल की जो ये है उसका प्रभाव है 2% वोट, 3% वोट आपके सारे परिणाम को बदल सकता है। और यहाँ 2%, 3% जनरली जो है वो मार्जिन मांगा गया है। प्रेम शुक्ला जी बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भी जवाब टिप्पणी करना मैं योग्य नहीं समझता। आप पत्रकार हैं, आपको पूरा थोड़ा रिसर्च और कर लेना चाहिए था। यूपी के अंदर भी मल्टी पार्टी कंटेस्ट था, यूपी के अंदर भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, अब बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद स्ट्रेट हो गया था बीजेपी। नहीं, उसके बाद उसने कहा स्लिप, उसके बाद भी प्रेडिक्ट किया था लोगों ने कि एसपी की मेजोरिटी आएगी, आखिरी मूवमेंट पे कई लोगों ने नहीं किया था। तो ये बात सच है कि यूपी का जो एग्जिट पोल हुआ था उसके अंदर सबसे नंबर 1 पार्टी दिखाई गई थी समाजवादी पार्टी, परंतु उसकी मेजोरिटी आई। तो आप नहीं कह सकते मल्टी कॉर्डर कंटेस्ट में ना कि कास्ट एफिलिएटेड है, पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पहली बार हो रहा है जबकि इतनी सारी पार्टियां एक बार लड़ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो किसके वोट किस में जाते हैं, क्योंकि उसमें 2% आपने जो कहा उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। आपकी बात से सहमत हूं, परंतु ये दशा दिखाई जा रही थी कि देश के वहां महाराष्ट्र के अंदर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि लोग शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर के 200 से ऊपर सीट देने के लिए तैयार हैं, ऐसे ओपिनियन पोल बता रहे हैं। अगर आप इकट्ठे रहते तो शायद 220 भी आ सकती थी। परंतु दीपक ने ये सवाल पूछा कि आप दोबारा से लिविंग रिलेशन की तरफ आएंगे, 238 थे वो तो फिगर है, पर आपको अपनी मेजोरिटी की उम्मीद है क्या? हम तो प्रयत्न वही करेंगे ना। देखिए चुनाव प्रयत्न हो गया, खत्म हो गया, डब्बे में बंद हो गया प्रयत्न। अब क्या प्रयत्न करेंगे प्रेम शुक्ला जी? अब ये इसलिए अब क्या प्रयत्न करेंगे ये भी बता दीजिए। ओपिनियन देना ये भी ठीक नहीं है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। चलिए मैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की बात नहीं करता। क्या शिवसेना और बीजेपी लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं? जी। अरे फिर आपने कहा जब तक आप परिणाम नहीं आता आप क्यों दिशा तय कर लेंगे और क्यों दशा तय कर लेंगे? परिणाम का पहले इंतजार करना आवश्यक है। एग्जिट पोल पर ही एग्जिट ले लेना ठीक नहीं है और एंटर कर जाना भी ठीक नहीं है। चलिए आपको खुश करने वाली बात बता दूं कि एग्जिट पोल में शिवसेना एक बढ़ती हुई पार्टी नजर आ रही है। लेकिन डीपी त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल चाहे किसी भी चैनल का हो, अगर सबसे ज्यादा घाटा किसी को हो रहा है तो एनसीपी को हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, मैं एग्जिट पोल की बात
नहीं करना चाहता, उसके पहले इंट्री पोल की बात करना चाहता हूं। हमारा इंट्री पोल क्या था? 15 साल तक सरकार में हम रहे, 15 साल सरकार में रहने के बाद हम चुनाव लड़े। दूसरा, आप देखिए लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस क्या था, कितने वोट, कितनी सीट हमको मिली, हमारी स्थिति। ये तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल की नहीं, इंट्री पोल के हिसाब से कह रहा हूं कि उसके बावजूद हम लोकसभा के चुनाव में जो हमारी स्थिति थी उससे बेहतर हुई है। हमारी भी बेहतर हुई है, कांग्रेस की भी बेहतर हुई है। तो उसी से खुश हैं आप? उसी से खुश अगर हैं आप एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं, खुश तो हर स्थिति में रहना चाहिए। लोकतंत्र में कोई एकाधिकार नहीं होता किसी राजनीतिक दल का कि वही सरकार में रहेंगे। अरे 15 साल हम सरकार में रहे हैं, तो उसी अनुसार अभी भी नतीजों का इंतजार है। आप 19 तारीख को देखिए नतीजे क्या आते हैं। मतलब आप हार मान रहे हैं कि हम आप बड़े डिसेंटली के अनुमान से नहीं, आप सभ्यता के साथ हार स्वीकार कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नहीं, एग्जिट पोल से ज्यादा हमको सीटें मिलेंगी, ये मैं कह रहा हूं। एग्जिट पोल का जो अनुमान है उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपने कहा ना 15 साल तक हारे तो हम लोकसभा में। आपने कहा ना 15 साल तक हमने सत्ता भोगी है वहां पर, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नहीं, आपने कहा ना 15 साल तक सत्ता भोगी है, तो संकेतों में आपने मान लिया कि आप हार रहे हैं वहां पर। देखिए, जय और पराजय ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इसमें कोई, मैंने कहा ना कि किसी दल विशेष का एकाधिकार थोड़ी ना है, मोर्चे का किसी का एकाधिकार कि साहब आप ही राज करेंगे। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है कि ये नहीं हो सकता। चाइना तो वो चल रहा है। अब चूंकि मतदान हो गया, इसके बाद अभी गिनती होने दीजिए 19 तारीख को, उसके बाद बात करेंगे ना। चाइना, आपको डीपी त्रिपाठी जी की बातों से लग रहा है कि बड़ी सभ्यता के साथ वो स्वीकार कर रहे हैं कि दाल में कुछ गड़बड़ है, नमक ज्यादा पड़ गया है। वो स्वीकार करें ना करें, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम के बाद उन्होंने इस्तीफा दी। फिर असंवेदनशीलता से उनका जो बयानबाजी, जहां उन्होंने कहा कि जो पानी नहीं आता है इस प्रदेश तो मैं क्या करूं। हाल ही में आर पाटिल का बयान, जहां वो कहते हैं कि बलात्कार करना ही है तो इलेक्शन के बाद। मैं मानती हूं कि महाराष्ट्र की जनता बहुत ही अक्लमंद है और जो मुंह तो जवाब उनको कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को देनी थी, उन्होंने एक 15 साल का मौका देने के बावजूद आज जो सबसे बड़ा एक हक बनता है प्रजातंत्र में है, वो है वोट के माध्यम से। और मैं मानती हूं दे विल बी वोटेड आउट इन टोटलिटी। वोटेड आउट इन टोटलिटी, आपको लगता है लोक मेहता जी वोटेड आउट इन टोटलिटी होगा एनसीपी और कांग्रेस का, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बदनामी रही है और असफलताएं रही, आपस में जिस तरह से टूटे, त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं, ये यदि सचमुच में होता कि शरद पवार को ज्यादा स्वीकार करके कांग्रेस दोनों मिलकर के यदि काम कर रहे होते, इवन लोकसभा चुनाव के बाद एक फार्मूले पर काम हो रहा था जिस पर सब लोग चर्चा कर रहे थे, जो प्रोग्रेसिव जो अपने को कहते हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक पार्टी एक तरह से मिल जाए, कुछ ऐसा कोशिश करें जैसे जब संकट आता है, वो नहीं होना। इसके लिए मैं मानता हूं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी ही ज्यादा जिम्मेदार हो, लेकिन इसका नतीजा लगातार दोनों पार्टियां भुगत रही हैं। और अभी कुछ आपके दीपक जी, जो मैंने कुछ एक आध और एग्जिट पोल देखा, उसमें लगता है कि एनसीपी को एक आध दो सीट उससे ज्यादा ही मिलेगी। ये भी इस बात का प्रमाण है कि दोनों पार्टी यदि एक हो जाती तो क्या शायद नतीजे थोड़े से इनके लिए बेहतर होते। ये हो सकता है कि उसके बाद भी बीजेपी और शिवसेना का प्रलाप ज्यादा भारी होता, लेकिन इज्जत ज्यादा बढ़ती कांग्रेस की भी और शरद पवार जी को। इस मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ शायना एनसी जी आपके पास। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जिस तरह से गठबंधन टूटते हैं, गठबंधन नए भी बनते हैं
और गठबंधन नहीं बनते बल्कि मर्जर तक की स्थिति हो सकती थी कि वाइस प्रेसिडेंट शरद पवार को बना दीजिए और राहुल गांधी किनारे पर उनको भी स्वीकार करके, एक समय में आपको याद हो अर्जुन सिंह को, कमलापति त्रिपाठी को जिस तरह स्वीकार किया गया था, उस तरह से यदि शरद पवार की स्थिति होती तो शायद कांग्रेस अपनी इज्जत बचा रही होती। अपनी इज्जत बचा रही होती। लेकिन क्या शरद पवार इस बात को मानते हैं जी? मैं मानता हूं कि शरद पवार मान रहे थे, इसलिए ये फार्मूला बना था। ये फार्मूला इसलिए बना था कि शरद पवार उसे स्वीकार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं स्वीकार कर पाई ना। शरद पवार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए जब अगली शरद पवार इस बात को मानते हैं जी? मैं मानता हूं कि शरद पवार मान रहे थे, इसलिए ये फार्मूला बना था। ये फार्मूला इसलिए बना था कि शरद पवार उसे स्वीकार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं स्वीकार कर पाई ना। शरद पवार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए जब अगली लोकसभा जो थी उसमें कांग्रेस यदि उनको पीएम के रूप में प्रोजेक्ट की होती तो शायद उनको कांग्रेस से बाहर जाने की नौबत न आई होती। और मैं मेहता जी से इत्तेफाक न रखते हुए, न रहने की अनुमति चाहते हुए कहूंगा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव शायद पवार साहब स्वीकार नहीं कर पाएंगे जिसमें उन्हें नेहरू परिवार के नीचे मातहत काम करना पड़े। आलोक जी, मेरा ख्याल है डीपी त्रिपाठी ज्यादा जवाब देगी क्या इस फार्मूले को स्वीकार किया जाता नहीं किया जाता। लेकिन मेरे कांग्रेस के कई नेताओं से त्रिपाठी आज से 1.5 साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था शरद पवार का, उन्होंने कहा मैं तो 3 महीने पहले राहुल गांधी के अंडर मैं कभी काम नहीं करूंगा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो बाद में कई और चैनल पर। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद प्रभु जी उन्होंने कई सांसदों के साथ ये कहा कि आप इस फार्मूले पर बनवा ले, मैं स्वीकार नहीं आलोक जी, अगर मैं इस पे कुछ कहूँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे कुछ कहने देंगे दीपक जी? नहीं, बिल्कुल सर। ऐसा है जो प्रभु चावला जी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। शरद पवार जी कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। राहुल के नेतृत्व में नहीं कहा मैंने तो कहा कि सीधे उपाध्यक्ष मुझे स्पष्ट रूप से कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा कि राहुल गांधी के अंडर में नहीं, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, राहुल गांधी करेगी मानते। चलिए खैर ये तो एक अलग मुद्दा है। खैर हम दूसरे मुद्दे की नतीजा तो भुगतना ही पड़ा है कि दोनों पार्टियों की हालत खराब हो गई। दूसरे मुद्दे की तरफ कूद गए। लेकिन सबसे शायना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं संक्षेप में पॉइंट शायना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं वो न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के हैं, जो एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से वो ग्राफिक्स दिखाए जाएं जिसमें 151 सीटें यानी क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और 71 सीटें शिवसेना को दी गई है। सिर्फ एक ही चैनल है जो क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। प्रभु आप इत्तेफाक रखते हैं? ये एक चैनल जो ये जो आज दिखा रहा है 150 वो चाणक्य के सोर्सेज से दिखा रहा है, क्योंकि हुआ क्या है कि ओपिनियन पोल आपका एक ने किया, बाकी सारे ओपिनियन पोल सी वोटर के हैं, तो फिगर सब चैनल वही लगभग वही दिखा रहे हैं, 127, 129, और ये जो चाणक्य वाला जो है वो 151 या 152 दिखा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक तरह से 15 साल के अंदर जो सरकार कांग्रेस की रही है और एनसीपी की रही है, एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में भी उखाड़ करके बाहर फेंक दिया गया। मेरे को सरप्राइज ये है कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमारे जो एग्जिट पोल के अंदर नहीं दिखाई जा रही। जिस तरह से मोदी का प्रभाव है, मोदी जी की जिस तरह की सभाएं हुई हैं वहां पर, अगर ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते, क्योंकि अभी शिवसेना भी पार्टी अगर रीजनल वहां पर निकल करके आई है पावरफुल, तो शिवसेना निकल करके आई है। लोगों ने रीजनलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया महाराष्ट्र के अंदर, जो कि बीजेपी के अमित शाह और मोदी जी का यह प्रयत्न था कि रीजनल पार्टीज को समाप्त करके एक नेशनल पार्टीज का बनना चाहिए। परंतु अगर जिस तरह से मोदी जी की अभी भी एक जादू चला हुआ है, उनकी साख है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर वहां की बीजेपी पार्टी लगता है मोबिलाइज नहीं कर पा रही है। ये बीजेपी की वीकनेस होगी लोकल लेवल पर कि वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कैश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल सकती है? ये सवाल मैं सबके ऊपर दागता हूं। अनुज जी सबसे पहले आपसे। दीपक जी, मेरी व्यक्तिगत सोच जो गणित रहा है वो जो आपका एग्जिट पोल है इसके आसपास का मैं मानता हूं, लेकिन पिछले एक साल के अंदर टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल्स जो अनुमान जो रहे उन्होंने सभी को गलत ठहराया और खुद को सही ठहराया है, इसलिए शायद हो सकता है संभव हो ये। रामकृपाल जी। देखिए दीपक जी, मैं इतना जानता हूं कि चाहे अभी तक हम लोग एक बहस कर रहे थे, प्रभु जी ने भी एक बात कही, आप ये देखिए कि सबसे कम सीटें आप दे रहे हैं 103। अगर इसको भी बेस मान लें तो भी बीजेपी का मकसद क्या था? बीजेपी का लक्ष्य 75% कामयाब होती बीजेपी दिख रही है। बीजेपी छोटे भाई से बड़ा भाई महाराष्ट्र में बन गई। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है।
तो आप ये देखिए कि बीजेपी की एक प्रेजेंस, जो बीजेपी शिवसेना के साथ मिल करके अगर लड़ती तो शायद वो बड़े भाई दम ठोक करके नहीं कह पाती कि मैं इस जगह का बड़ा भाई हूं, और ये क्लैश रहता। तो बीजेपी अलग होकर के बीजेपी भी फायदे में है, और अगर दोनों का वो जोड़ लीजिए जो आप सबसे कम दे रहे हैं तो भी 191 सीट्स आप दे रहे हैं दोनों को। मैं नहीं समझता हूं कि अगर ये मिलके भी लड़ते तो 191 से बहुत ज्यादा, या जो आपका आंकड़ा है, और अगर ये आंकड़ा जैसे आपने कहा चाणक्य का अगर जोड़ लीजिए तो 200 से ऊपर जा रहा है दोनों का मिलकर के। अब मैं समझता हूं कि इन दोनों की सीट देख लीजिए तो कांग्रेस और एनसीपी क्या करते क्या नहीं करते उससे बहुत साफ पता चल रहा है। जब अलग होकर के लड़े हैं, वो भी अलग होकर के लड़े हैं, तो 288 में से तो 200 के ऊपर तो यही दो पार्टियां ले जा रही हैं। और जहां तक यह है कि रीजनल पार्टी, कोई भी रीजनल पार्टी एक दिन में नहीं खत्म होती है, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी का बहुत बड़ी सफलता है महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनना, उन क्षेत्रों में पहुंचना जहां बीजेपी कभी नहीं थी, चाहे भले वो सीट में न कन्वर्ट हो। तो मैं ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक राजनीति के लिए जिसको मोदी और अमित शाह बैठ करके समीकरण बनाए थे, मुझे लगता है उसमें सफल होती दिख रही है। लेकिन आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैं तो कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज जो आप देखिए, अगर जैसा मैंने एक चैनल पे सुना था 29% है, तभी मैंने कहा था अगर 29% बीजेपी को वोट मिल रहा है, इसका मतलब लोकसभा में 28% सबसे ज्यादा, तो कोई भी उसको बहुमत पाने से रोक नहीं पाएगा। सर, अगर महाराष्ट्र में एब्सोल्यूट मेजोरिटी, देखिए इसको इस तरह से अगर आप देखें कि 26% ये जो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होते हैं, तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में विनेबिलिटी पॉइंट करीब 26%, 25%, 26% के बीच में रहती है। हर जो 1% बढ़ता है वो क्यूब लॉ के हिसाब से 2n² के फॉर्मूले से चलता है। अगर 29% जो रामकृपाल जी कह रहे हैं 29% होता है, तो ये 3 से 4% का इजाफा है, मतलब कि करीब आपको 32 सीटें और मिल सकती हैं। 32 सीटें अगर मिलती हैं तो आप 135 से 140 के आसपास पहुंचते हैं। 64% अगर इलेक्टोरल टर्नआउट है इस समय जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ क्या लेटेस्ट है, लेकिन अगर 64% जो मेरी जानकारी है, इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल वोटर है उससे 4-5% एक्स्ट्रा वोटर निकल के आए हैं अपने घर से, और ये 4-5% कहीं ना कहीं वो जो मोदी का एक इन्फ्लुएंस है उसके वोटर्स हैं। 4% अगर ये इजाफा है और 4% का स्विंग होता है तो ये करीब 32 सीटें एक्स्ट्रा देगा। तो हम ये मानते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन 130-32 के आसपास ये पहुंचेगा। 132 से 140 के बीच में हो सकता है। एक बात और भी है कि जहां तक दोनों लग के लड़ने की बात है, दोनों मिल के लड़ते तो ये 2/3 से ज्यादा होती, क्योंकि तब जब ये फॉर्मूला जो अप्लाई करता है दोनों के मिलने के बाद, ये सीटों में कन्वर्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है, और वो जब हाई हो जाती है तो वो 2/3 की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ये चूंकि ये सिचुएशन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 132 से 140 के बीच में ये रहना चाहिए। दीपक करेक्ट करूं कि मैंने 29 पोलों की स्टडी की है, मैं ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। 29% या 27% जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है उसके अंदर जाकर के बात होती है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वोटों का, अगर एक क्षेत्र के अंदर बीजेपी को 40% बढ़ रहे हैं या 50% बढ़ रहे हैं, दूसरे के अंदर 18% बढ़ रहे हैं, एवरेज बढ़ जाती है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तब तो मैं कहता हूं 1% जो है सीटें कन्वर्ट करती है, पार्लियामेंट के अंदर 10 सीटें करती है, असेंबली में 30 भी कर सकती है, 10 बार उससे मैं सहमत हूं। परंतु जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसके अंदर 29% वोट ला सकती है बीजेपी। अगर उसमें से 29 में से कुछ क्षेत्रों में 50 या 60% ला रही है, जिस तरह से शिवसेना की बात हो रही है, तो कई क्षेत्रों में उनका ज्यादा प्रतिशत है। इसलिए मैं महाराष्ट्र के ऊपर यह फार्मूला बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये मैंने 29 पोलों की स्टडी की है, स्टडी क्षेत्रवाइज की है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। परंतु ये बात सच है कि इस बार पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर 4 बड़ी पार्टियां, यानी कि 2 रीजनल पार्टियां और 2 नेशनल पार्टियां अपने अपने ताकत पर लड़ रही थी, तो उन्होंने भी अपने वोटों को पॉपुलराइजेशन किया होगा। ये भी हो सकता है कि मोदी की वजह से लोग आए होंगे, ये भी मान सकता हूं। परंतु शिवसेना ने 288 सीटों पर अगर लड़ रहे हैं वो जाकर 286 सीटों पर, पहले वो 150 पे लड़ते या 165 पे लड़ते थे, तो बाकी 133 सीटों पर भी मोबिलाइजेशन किया होगा, इसलिए वोटर परसेंटेज बढ़ गई। बीजेपी जो पहले 120 पे लड़ती या 115 पे लड़ती थी, तो अब 288 पे लड़ रही है, उन्होंने भी मोबिलाइजेशन किया होगा। उस फैक्टर को हम क्यों भूल जाते हैं कि 4 बड़ी पार्टियों ने अपने अपने वोटर को आगे बढ़ाया है उन सीटों पर जहां पर वो पहले चुनाव नहीं लड़ते थे, उसकी वजह से परसेंटेज भी बढ़ गई है।
कौन अपनी पार्टी कितनी वोटों को लेकर के आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके प्लस मोदी फैक्टर काम करेगा उसकी वजह, क्योंकि तीनों पोलों के एवरेज निकालने तो आपको लगता है 130 सीटें से ज्यादा नहीं मिलने वाली हैं अगर ये बात है। परंतु एग्जिट पोल के अगर मोदी वेव है वहां पर, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी पहले भी, अगर मोदी वेव है तो बीजेपी को मेजोरिटी से रोक नहीं सकता कोई भी। एक बात मैं जोड़ दूं दीपक जी। सर एक मुझे शाइना एनसी के पास जाना है, उनको कहीं जाना है। शाइना, मोदी वेव है तो बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है, क्या मोदी का अंडर करंट है और क्या आपको इस बात का एश्योरेंस है कि एक चैनल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आपको मेजोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सब आपको 108 से लेके 129 के 129 के रेंज में दिखा रहे हैं? दीपक जी, वो एक चैनल जो दिखा रहे हैं हमेशा बहुत एक्यूरेट है, तो हम मानेंगे कि वो ही सत्य है और बाकी के जितने भी एग्जिट पोल्स सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 19 तारीख इतना दूर नहीं है। इस इलेक्शन से दो चीज स्पष्ट जरूर हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपॉलोजेटिक है, क्योंकि मोदी जी के जो नेतृत्व है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेश में भी उनकी चर्चा हो रही है। और ऐसे करिश्मेटिक पर्सनालिटीज इतिहास में बहुत कम आते हैं। उनका योगदान रहा है एक पिछड़ा हुआ स्टेट महाराष्ट्र जो नंबर 1 पे थी आज नंबर 6 पे है, उसको वापस ऑन ट्रैक लाने की उनकी कोशिश है। लेकिन जहां तक सवाल है वोटर का, ये वोटर बहुत चालाक है। वो उन्होंने देखा है कि 15 साल में जो कांग्रेस एनसीपी की भ्रष्ट सरकार रही है उसको किस ढंग से हम खत्म कर दें। वो खत्म तब कर सकते हैं जब एक स्थिर सरकार को आप मौका दीजिए, और वो स्थिर सरकार को मत के माध्यम से, जहां हम एक गुड गवर्नेंस का मॉडल जो केंद्र में दे रहे हैं वो प्रदेश में दे रहे हैं। और मैं मानती हूं कि एग्जिट पोल हो ना हो, ये निर्णय से एक चीज जरूर स्थापित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, अपने कार्यकर्ता के लगन के साथ हर एक जगह में आज महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ है। इतने सारे कंस्टिट्यूएंसीज जहां हमारी संगठन तक नहीं थी, इतने प्रेरित होके उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। तो मैं मानती हूं कि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो दिन में दिखाई देगा, 19 तारीख को दिखाई देगा। चलिए 19 तारीख का हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई राज ठाकरे और शरद पवार इन चुनाव के बाद हाशिए पर चले जाएंगे, ये चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या इन चुनाव में बीजेपी मजबूत होकर उभरी है? 2 गुनी से ज्यादा सीटें बढ़ रही हैं उसकी। महाराष्ट्र के अंदर एग्जिट पोल के मुताबिक सीधे चलते हैं डीपी त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, ऐसा लगता है मोदी का मैजिक फिर चल गया है महाराष्ट्र के अंदर? उसकी महाराष्ट्र के अंदर एग्जिट पोल के मुताबिक सीधे चलते हैं डीपी त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, ऐसा लगता है मोदी का मैजिक फिर चल गया है महाराष्ट्र के अंदर? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता होकर उभरे हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने पूरा समय लगाया, इतनी रैलियां की महाराष्ट्र में, सब जगह मीटिंगें की, तो उसका असर तो है। भारतीय जनता पार्टी अगर 2 गुना नहीं, 46 सीट थी पिछली बार, 46, तो अगर अनुमान मान लिया जाए एग्जिट पोल का, तो फिर उनके 3 गुना सीटें बढ़ रही हैं, जिसको मैं नहीं मानता हूं कितनी बढ़ेगी। मैं अभी भी 19 तारीख का इंतजार करूंगा। मैं अपने एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। वोटों की गिनती तो होने दीजिए, उसके बाद उसका विश्लेषण होगा। हाँ, मैं आपके एग्जिट पोल के मुताबिक ही कह रहा हूं कि फिर भी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ रही है, जिसको मैं नहीं मानता हूं। लेकिन अगर आपके एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं तो ये वास्तविकता है। लेकिन मैंने आपसे मैंने इंट्री पोल की बात की कि कैसे हम चुनाव में प्रवेश किया हमने। आप वोट पड़ने के बाद का कह रहे हैं, वोट पड़ने के पहले की बात कह रहे हैं कि किस परिस्थिति में हमें चुनाव में जाना पड़ा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है विश्लेषण के लिए। आपको नहीं लगता कि गठबंधन तोड़ना आपकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी? हमने थोड़ी ना तोड़ा गठबंधन, तो कांग्रेस ने तोड़ा। कांग्रेस कहती है आपने तोड़ा। देखिए, हमने एक बात कही थी जो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उनसे कहा, हमने तो कोई अनरीजनेबल स्टैंड ही नहीं लिया। हमने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं
हमने कम सीटें लड़ी, हमको 4 सीटें मिली, आपने ज्यादा सीटें लड़ी, आपको 2 सीटें मिली। तो आप हमको ज्यादा असेंबली सेगमेंट में बहुमत आया, आपको कम आया उससे। तो आप ऐसा करिए कि 50-50 कर लीजिए, 288 सीटों में 144 हमको, 144 आपको। हमने ये भी नहीं कहा कि एक सीट हमको ज्यादा दीजिए, लेकिन आधी सीटें देने पर भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई। तो क्या होगा? अगर आप राजनीतिक असलियत को देखे बिना गठबंधन करना चाहें तो नहीं हो सकता। और कोई भी गठबंधन विश्वास के बंधन पर होता है। लेकिन 15 साल तक अपने सहयोगियों पर विश्वास ही नहीं किया, दिक्कत यह है। लेकिन 15 साल तक आप सत्ता में थे तो गठबंधन चलता रहा, मलाई खाने के लिए चलता रहा त्रिपाठी जी। वो इसलिए कि उन्होंने वास्तव नहीं, मलाई की बात नहीं है। सत्ता में जनता के लिए कल्याणकारी काम करने की बात होती है, ये थोड़ी ना होता है। लेकिन वो तो राजनीतिक सत्ता में मलाई भी मिलती है के कारण वो सत्ता चली। लेकिन जब हमको वो हम नहीं मानते। आप नहीं मानते, पर जनता तो यही मानती है। प्रधानमंत्री ने तो यही आरोप लगाया कि सबसे भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी कोई है, कौन बनेगा अरबपति खेलती है तो एनसीपी है। नहीं, वो ये भाषा मैंने तब भी कहा था, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री। क्या भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोली। अच्छा, ये बताइए कि पोस्ट पोल सिनेरियो में आपका क्या रोल रहने वाला है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आप एक सक्रिय रोल निभाएंगे या चुपचाप अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? हम बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाएंगे विपक्ष में बैठकर। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो अभी वोटों की गिनती होने दीजिए 19 तारीख को, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे, एक पार्टी के रूप में उस पर विचार करेंगे और हम अपना रोल बखूबी अदा करेंगे। प्रभु, आपको क्या लगता है? आपने रीजनल पार्टीज की बात की, एक रीजनल पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शिवसेना, और 2 रीजनल पार्टियां जो हैं उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनसीपी और खासकर एमएनएस, जो बड़ी रीजनल एस्पिरेशन पर बढ़ी थी। एक बहुत जलजला सा आया था जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी शुरू करी थी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ और इसके कारण आपको क्या समझ आते हैं? नहीं, ये मोदी प्रभाव, अभी मोदी फैक्टर जो है ना, उसको आप इग्नोर नहीं करिए कि महाराष्ट्र के अंदर मोदी ने जिस तरह से कैंपेन किया, जैसे वो खुद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हों, कि उन्होंने वहां पर नारा भी लगा दिया कि सब चले मोदी के साथ, अब चले मोदी के साथ। इसका मतलब मोदी के साथ चलिए, सरकार मेरी चुनिए। मोदी ने ये प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है। ये जो बीजेपी का जो वहां पर ग्रोथ हुआ है, ये बीजेपी एज ए पार्टी ग्रोथ नहीं हुआ है, ये मोदी एज ए ग्रोथ हुआ है कि मोदी का एंडोर्समेंट वहां पर अगर ये ओपिनियन पोल ठीक निकलता है और मेजोरिटी में सरकार आती है। मेरे को तो लगता है जिस तरह से पार्लियामेंट में वोट पड़े थे, 42 सीटें वहां पर लेकर के आए थे, उसको अगर सीटों में कन्वर्ट करते हैं, मोदी की वेव अभी भी चलती है उस तरीके से, तो लगभग 170-190 सीटें इनको अपने अकेले पर मिलनी चाहिए थी। परंतु बीजेपी संगठन अभी नहीं है। अभी बीजेपी की स्थिति वही है जो इंदिरा गांधी के जमाने में 1969 के बाद 1974 तक इंदिरा गांधी सब कुछ थी कांग्रेस, आज बीजेपी मोदी है, मोदी बीजेपी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो आप दिखा दे रहे हैं कि वो बीजेपी निकल करके आई है, उसके बावजूद भी शिवसेना की संख्या दोगुनी हुई है, ये अपने आप में बताता है कि महाराष्ट्र के लोग जो हिंदूवादी लोग हैं वो अभी भी शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी की तरफ से कम गए। बीजेपी की तरफ वो लोग गए होंगे, मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो फैंसिटर हैं, वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं वो सारे के सारे शिवसेना के पीछे कंसोलिडेट कर गए हैं। उन्होंने मोदी को अपना हिंदू एक आइकन नहीं माना है। तो इसलिए बीजेपी का विक्ट्री आज दिखाई देती है, वो केवल मोदी के जादू की वजह से है। वो बीजेपी एज एन ऑल्टरनेटिव रीजनल पार्टी के बारे में नहीं दिखाई देता मेरे को। अगर वो होता तो शिवसेना को भी उतने वोट सीटें नहीं मिलती जितने मिल रही हैं। इसलिए शिवसेना एक ऑल्टरनेटिव टू नेशनल पार्टी है, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के साथ एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी वहां पर आकर खड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र जो है वो सेक्युलरिज्म से हट करके जो बीजेपी, जो कांग्रेस ने बनाया था, जो एनसीपी ने बनाया था, कि एनसीपी का तो ये है कि शरद पवार साहब कभी कांग्रेस के खिलाफ हैं, कभी कांग्रेस के साथ हैं। पिछले 30 सालों के अंदर उनको मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था मिसेस गांधी के खिलाफ और उसको छोड़ करके आए थे। तो उसकी सजा भी शायद इनको मिल रही है कि आप फैसला कर लीजिए कि आपको कांग्रेस के साथ खड़ा होना है कि नहीं होना। इस बार जो वोट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा है और बीजेपी फेवर में है ज्यादा, एनसीपी के फेवर में खिलाफ ज्यादा है। इस तरह से इन दोनों को सजा मिली है।
मोदी की जीत है अगर वहां पर जीत होती है, ये बीजेपी की जीत नहीं है। अनुज जी, यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि अगर शिवसेना बड़ी है तो मुंबई के अंदर और मुंबई के आसपास के इलाकों में, कोंकण के इलाकों में उसको अच्छी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, कम से कम एग्जिट पोल जो कहते हैं। इसमें जो गुजराती वर्सेस मराठी का जो फैक्टर हो गया था, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था वहां पर, उसने कितना बड़ा रोल अदा किया है और उससे शिवसेना को कितना बड़ा फायदा मिला है? दीपक जी, यदि मुंबई के अंदर, मुंबई ठाणे के अंदर शिवसेना ने अपनी सीटें, अपनी ताकत यदि संभाल के रख ली है तो उसमें केवल वही फैक्टर सबसे अधिक पर काम किया है। क्योंकि जब एक दिन जब ये तालमेल की बातचीत चली रही थी तब संजय राउत साहब, जो सामना के संपादक भी हैं और राज्यसभा मेंबर, प्रवक्ता शिवसेना के, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, महाराष्ट्र को कोई दबा नहीं सकता। तो वो शायद वो इशारा उनका उस दिन वही था कि महाराष्ट्र को गुजरात दबा नहीं सकता है। और जब गठबंधन टूट गया तो उसके बाद ये भावनात्मक कार्ड शिवसेना ने वहां भली भांति खेला है। और गुजराती जो कि लगभग पूरी संख्या में वो भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव के समय से गए हुए थे, इसलिए यदि शिवसेना पूरे मराठियों को महाराष्ट्र, मुंबई में खासकर यदि अपने साथ रख पाई है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हैरानी नहीं होगी। आलोक मेहता जी, आपको क्या लगता है, शिवसेना बड़ी है तो एमएनएस घटी है, राज ठाकरे की ताकत आखिरकार आपको इतनी घटी हुई क्यों दिखाई दे रही? देखिए, विकल्प के रूप में जिस तरह दिखाई देते थे, कहीं भी राज ठाकरे अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। कभी लगता था कि वो कांग्रेस के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, और दोनों भाइयों को एक करने की जो कोशिश हुई वो भी सफल नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल मैं एक बात दीपक जी पहले भी कहना चाह रहा था, हम श्रेय दे रहे हैं कि ठीक है मोदी जी को हुआ। आप यदि, और डीपी त्रिपाठी भी पुराने खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि समीकरण किस तरह से, जिस तरह से जो हमारी जानकारी है और जो लोग ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं उनको मालूम होगा, करीब 50,000 वर्कर्स को अमित शाह ने अपने एक बूथ मैनेजमेंट का जो खेल है, मैं 96 से यदि फॉलो कर रहा हूं तो बीजेपी ने अपना अभ्युदय कैसे आगे बढ़ाया इसका, और शिवसेना उसमें यदि आप जोड़े कि शिवसेना भी बूथ मैनेजमेंट यदि कुछ करती होगी उसका भी उसको लाभ मिला होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम तो आगे रखा, उन्हें वोट उसके बल पर मिला ही है, लेकिन हमारे देश में गांव, खास करके कस्बों में एक समय में शरद पवार का भी एक एक बूथ पर बड़ा कब्जा था। इसलिए शरद पवार का धीरे धीरे जो कम हुआ, उनका प्रभाव, उसके कई कारण हो सकते हैं, सत्ता में रहने के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने भी, अब भी ऐसा नहीं है कि मोदी के साथ हम और आप कई बार मीडिया में कहते नहीं संघ नाराज है, नहीं है, लेकिन अभी जो जीत का शहरा, अब उनको शिवसेना की उतनी जरूरत नहीं है। आप याद करें, हिंदू महासभा को संघ कहां पूछती है, आर्य समाज को संघ कहां पूछती है, कितने हिंदू संस्थाओं को, बलराज मधोक को तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था, वो निकल गए, जो भी स्थिति रही। इसलिए मेरा ऐसा मानना है अब शिवसेना की जरूरत न संघ को है। मोदी, हो सकता है भागवत की जगह मोदी बैठे होते या भागवत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते, लेकिन मोदी का चमत्कारिक, उन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे थे, इसलिए हिंदुत्व का नारा यदि कहें और बूथ मैनेजमेंट का जो एक बूथ का, मैं मानता हूं, मेरी जानकारी रही है, 3 साल से मोदी जी इसकी तैयारी कर रहे थे और हर राज्य का नक्शा उनके पास रहता है। वो औरंगाबाद में किससे बात करना है, यदि उसका तय वो पहले से कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो इस समय भी चुनाव में उसका फायदा उन्हें मिला है, चुनाव में फायदा मिला है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सर्वे किया है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। इंडिया न्यूज और एक्सिस सर्वे का एग्जिट पोल सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद है। इसका सैंपल साइज काफी बड़ा है और इसमें शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोगों से बात की गई है, जिससे पूरी तरह से सटीक नतीजे सामने आ सके। इसका मेथड क्या है, ये जान लीजिए। 1 लाख सैंपल साइज किया है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमने कोशिश की है कि 200 से 300 के बीच का सैंपल साइज कलेक्ट किया जाए। जहां तक एक जिले में एरिया या एक विधानसभा में एरिया का सवाल है, तो एक विधानसभा की हम सभी दिशाओं की, चारों दिशाओं के गांवों को हम कवर करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि 75 से 80 वोट जो होते हैं वो गांव से आते हैं। तो हमारा सर्वे का फोकस एरिया जो होता है गांव होता है। अब शहर में भी जरूर करते हैं, बट करीब करीब सभी गांवों को हम कवर करने का ट्राई करते हैं अपने सर्वे में। और हमारी जनरलाइज मेथोडोलॉजी नहीं है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर हर 5 से 10 किलोमीटर पे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, भाषा बदल जाती है, आधार बदल जाते हैं, तो हर एक कंसिस्टेंसी की अपनी एक डायनामिक्स होती है और उसके आधार पर ये उसको जनरलाइज किया जाना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर विधानसभा में हमारे सर्वेयर जाएं और फेस टू फेस इंटरव्यू करें, और हमारी मेन
इसी आधार पे हम और दूसरे सर्वे से भिन्न मल्टी कॉर्नर फाइट है। मल्टी कॉर्नर फाइट होने की वजह से काफी सीट्स ऐसी है कि जहां पे बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इतनी है कि हो सकता है किन्हीं जगहों पे 200 वोट्स या 1000 वोट से ज्यादा की जीत और हार का अंतर ना हो, बट फिर भी हम 5 से 10% इसमें मार्जिन एरर की गुंजाइश रखते हैं और इससे ज्यादा होना मुश्किल है। तो ये बता रहे थे हमें मेथोडोलॉजी क्या है एक्सिस के अधिकारी। एनके सिंह साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर मामला फंस जाता है, जिस तरह से 103 का फिगर आ रहा है, 108 का फिगर आ रहा है, 127 का फिगर आ रहा है, 129 का फिगर आ रहा है और बहुमत 145 पर आता है, तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना बनती है बीजेपी शिवसेना के साथ आ सकती है? 129, 130 पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बात, जितना हम मोदी को जानते, प्रभु जी तो और ज्यादा जानते हैं, जितना हम जानते हैं, सामना में जो आर्टिकल निकला है जिसमें कुछ जो अपशब्द कहे गए हैं मोदी को लेके, उनके पिता को लेके, उसके बाद मोदी, मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना के साथ फिर से कोई टाई अप करेंगे सरकार बनाने के लिए। एक बार वो सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन शिवसेना के साथ ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये संबंध पहुंच गए हैं। और उसका एक उदाहरण आपको 24 घंटे के अंदर गडकरी ने जो कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये उसका एक इंडिकेशन था। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना के साथ आके और कोई सरकार बनाएंगे और हर तीसरे दिन उनके साथ एग्रेसिव हिंदुत्व का पोस्चर उनका वो टॉलरेट करेंगे। मेरे ख्याल से यही वजह था कि ये जो 25 साल का संबंध टूटा है, वो टैक्टिकली उन्होंने देखा कि नहीं, हम एडवांटेज में हैं और ठीक है, अगर दोनों साथ रहते तो अद्भुत होता। ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत थे, मुझे क्या ताजुब नहीं होता 2/3 आ जाती, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है मोदी ने। उसके बाद जो बदमजगी हुई है शिवसेना के साथ, उसको लेकर मुझे लगता नहीं है कि ये फिर से जाएंगे। वैसे पॉलिटिक्स संभावनाओं का ही खेल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवसेना के साथ वो जाना चाहेंगे। एक बार एनसीपी को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन शिवसेना को अब मुझे नहीं लगता कि वो लेने जा रहे हैं। शिवसेना को नहीं लेने जा रहे। रामकृपाल जी, देखिए, ये कोई भविष्यवाणी करना राजनीति में बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन जो अभी एक बात हो रही थी कि बार बार ये हो रहा है कि अगर मिल करके लड़ते, हम ये भूल जा रहे हैं कि अभी था कि कांग्रेस ने तोड़ा या एनसीपी ने तोड़ा। कांग्रेस और एनसीपी नहीं मिल पाए, इसके लिए तो खुद बीजेपी और शिवसेना जिम्मेदार है। अगर ये मिल जाते तो ये बस सोचिए कि ये दोनों अलग लड़ते, फिर ये समझौता हो जाता, चाहे मजबूरी में होता, और अंतिम दिन तक देखते रहिए आप, सारा जो डेवलपमेंट हुआ था, बिल्कुल एक एक पल देखा जा रहा था कि ये दोनों मिलते हैं कि नहीं। अगर कहीं इनका अपना पैचअप हो जाता तो निश्चित तौर पर मानिए कि एनसीपी और कांग्रेस का भी पैचअप होता था। और जो मैंने अभी कहा कि मैं एक चैनल पर मैंने खाली वोट परसेंट देखे थे, जिसमें से 18% है कि नहीं। अगर कहीं इनका अपना पैचअप हो जाता तो निश्चित तौर पर मानिए कि एनसीपी और कांग्रेस का भी पैचअप होता था। और जो मैंने अभी कहा कि मैं एक चैनल पर मैंने खाली वोट परसेंट देखे थे, जिसमें से 18% दिखाया जा रहा है कांग्रेस को और 14% एनसीपी को दिखाया जा रहा है। तो अगर वो मिलते तो ये भी मिल जाते। फिगर मेरा ये कहना था कि कहीं न कहीं से राजनीतिक समीकरण में अगर डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ एक ही पार्टी के लेवल पर नहीं, बाकी पार्टियों के लेवल पर, और मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में यह होता ही होता। सीधे चलते हैं नलिन कोहली के पास। नलिन कोहली हमसे जुड़ गए हैं। नलिन, क्या शिवसेना से समर्थन लेने में बीजेपी को कोई परहेज है? जब अभी तक दीपक जी संकेत ऐसे ही आ रहे हैं, हम लोग आशा तो कर ही रहे हैं कि अच्छा चुनाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कह भी रहे थे, और जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे ही हैं। तो मुझे लगता है इस पर कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप से बहुमत में अगर सरकार आती है तो ये सारी बातें जो है हाइपोथेटिकल ही रह जाएंगी। हाइपोथेटिकल रह जाएंगी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। नए दोस्त तलाशने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और हो सकता है कि आपको उनकी जरूरत पड़ जाए। ऐसा है, आपने सही फरमाया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन वो संभावनाएं जब बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख जाएंगी तब चर्चा कर लेंगे। आज जो संभावना दिख रही है वो पूर्ण बहुमत की दिख रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है और किसी संभावना पे क्यों चर्चा करें। आपको क्या लगता है मोदी मैजिक कितना चला है इन चुनाव में? उनका करिश्मा तो है, देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सिर्फ पब्लिक रिस्पांस को देखेंगे
और आप खुद समझते हैं टीवी के हैं कि जब लाख या 1.5 लाख या 2 लाख लोग होते हैं और एक स्वर में आवाज उनके साथ लगाते हैं और माइक यूनिडायरेक्शनल होने के बावजूद भी हम अपने छोटे छोटे टीवी पे जनता के पूरे उस सैलाब के स्वर को सुन पाते हैं, तो लोकप्रियता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। बिल्कुल है। और मोदी जी की डिमांड भी रही है, मोदी जी के लिए स्नेह भी है, और जो 4 महीने के काम हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता में यह स्वीकारा जा रहा है कि ये सरकार केंद्र में काम कर रही है, सेवा में लगी है। जैसे उन्होंने पहले कहा, शासक नहीं है, वो सेवक है। मतलब नलिन जी, अगर जीते तो मोदी जी और हारे तो भी मोदी जी? हारे तो बीजेपी। मोदी जी उन नेताओं में से हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, जहां पर हर चीज को कांग्रेस पार्टी बचाने का प्रयास करते हुए श्रेय हो तो गांधी परिवार का है, और यदि खराब नतीजा हुआ तो गांधी परिवार का उसमें जिम्मेदारी नहीं। मोदी जी स्वयं इस चुनाव में, अगर आप उनकी भाषा सुनते तो कहते थे कि 5 साल बाद आप पकड़ लीजिएगा मुझे। पहले भी कहते हैं कि हम हिसाब देते हैं। मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं, पीछे से नहीं। और शायद आज देश में इतना आशीर्वाद उनको इसलिए मिल रहा है जनता से, क्योंकि ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अथॉरिटी को मूल रूप से सेवा में लगाते हैं। चलिए नलिन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते पूर्ण बहुमत या त्रिशंकु विधानसभा महाराष्ट्र में, आपका प्रेडिक्शन? मुझे लगता है पूर्ण बहुमत मिलेगा। रामकृपाल जी? पूर्ण बहुमत। अनुज जी? मैं त्रिशंकु मानता हूं। सर? नहीं, मोदी का जादू चला तो पूर्ण बहुमत। एनके सिंह सर? अगर आप 140, 135 को पूर्ण बहुमत के नजदीक मानते हैं तो बीजेपी सरकार बनाएगी। नहीं, पूर्ण बहुमत तो 145 होता है। हाँ, तो पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन उससे 10-5 ही कम रहेंगे, जिसको कि पूर्ण बहुमत माना जा सकता है। तो हमारा स्कोर 3-2 का है। 3-2 के स्कोर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, हमारे बड़े पत्रकारों की राय में। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।